तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है मेरी अर्जुन पाटिल की, जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल हूं। यह घटना साल 2017 की है, जब मैं लोअर परेल पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट कर रहा था। उस रात नागपाड़ा से आई एक कॉल ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा साया छोड़ दिया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। एक पुरानी इमारत, अजीब आवाजें और एक बूढ़ी औरत जिसने मुझे चेतावनी दी थी, और फिर एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इस कहानी का अंत आज भी रहस्य ही है, और शायद यही डर को और भी गहरा बना देता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन पाटिल है। मैं पिछले 10 साल से मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में सेवा कर रहा हूं। यह घटना साल 2017 की है, जब मैं लोअर परेल पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट कर रहा था। उस रात कुछ खास नहीं था। बारिश हो रही थी और मुंबई की सड़कों पर वही रोज की हलचल थी। मैं अपनी जीप में गश्त कर रहा था और जैसे ही मैं स्टेशन के पास पहुंचा, रेडियो पर एक कॉल आई। अर्जुन, नागपाड़ा की तरफ से एक शिकायत आई है। मेरे सीनियर की आवाज रेडियो से गूंजी। मैंने तुरंत जीप का रुख नागपाड़ा की ओर कर दिया। रास्ते में मैंने सोचा, शायद कोई मामूली झगड़ा होगा। रात के वक्त ऐसे मामले अक्सर होते हैं। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब सा लग रहा था। अंधेरा था और बारिश के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा किसी वजह से घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माई? आपने पुलिस को कॉल किया था? उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, यहां पास में ही एक पुराना मकान है। वहां से अजीब आवाजें आ रही हैं। लगता है कोई अंदर फंसा हुआ है। मैंने सोचा शायद कोई बेघर व्यक्ति उस मकान में घुस गया होगा। मैं अपने साथ आए 2 अन्य कांस्टेबल के साथ उस मकान की ओर बढ़ा। मकान बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। मैंने टॉर्च निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी की हल्की हल्की चीखें सुनाई दी। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, पुलिस, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कांस्टेबलों से कहा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हमने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी में ही कुछ दिख रहा था। अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और हर कोने से अजीब सी सीलन की बदबू आ रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, जहां से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खोलते ही हमारी रूह कांप गई। कमरे का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। वहां फर्श पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। वह आदमी हल्के से कराह रहा था, लेकिन उसकी हालत गंभीर लग रही थी। मैंने तुरंत उसके पास जाकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। मेरे साथी कांस्टेबल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए वायरलेस पर संदेश भेजा। उस वक्त हम सोच रहे थे कि आखिर इसे किसने और क्यों इस हालत में छोड़ा होगा। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हम सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। हमने उस आदमी को किसी तरह उठाकर बाहर निकाला और इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, उस बूढ़ी औरत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था जिसने हमें सूचना दी थी। अजीब सी बात यह थी कि वह औरत पहले हमारे सामने थी और हमने उसे यहीं खड़े हुए देखा था। अब वह गायब हो गई थी। आसपास के इलाके में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इतने में एम्बुलेंस आ गई और हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाने लगे। रास्ते में मैंने उससे पूछा, भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हें इस हालत में छोड़ा? लेकिन वह आदमी कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर मैं भी घबरा गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। इस घटना ने हमें गहरे सोच में डाल दिया। हम इस केस की तह तक जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। वह बूढ़ी औरत कौन थी? उस आदमी पर किसने हमला किया था? और वह क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा था? कुछ दिनों बाद जब उस आदमी की हालत थोड़ी सुधरी, तो मैंने फिर से उससे पूछताछ की।
लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही डर बसा हुआ था, जैसे वह कुछ बहुत ही भयानक देख चुका हो। उसने सिर्फ इतना कहा, वो लोग फिर से आएंगे। इस वाक्य ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वो लोग कौन थे और क्या वाकई वो फिर से आने वाले थे? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। कई महीने बीत गए और उस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। उस आदमी को फिर से कभी नहीं देखा गया और वह बूढ़ी औरत भी मानो हवा में गायब हो गई थी। लेकिन मैं अब भी उस रात को नहीं भूल पाया हूं। हर बार जब मैं रात की ड्यूटी पर निकलता हूं तो मुझे उस बूढ़ी औरत और उस खौफनाक रात की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाए और शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। ये कहानी अब भी अधूरी है और शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मगर इस घटना ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा साया छोड़ दिया है जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो सका। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन मन के किसी कोने में वह रात बार बार दस्तक देती रही। मैंने उस केस की फाइल फिर से खोलने की सोची, लेकिन ऊपरी अधिकारियों ने इसे एक असामान्य अपराध मानकर दबा दिया था। फिर भी मैं उस घटना से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब मैं अपने कार्यालय में बैठा था, अचानक से फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक गहरी थकी हुई आवाज आई, अर्जुन पाटिल साहब। हाँ, बोल रहा हूं, कौन? मैंने पूछा। मुझे आपको कुछ बताना है, वह आवाज बोली। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, वह घटना भी जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। आप कौन हैं और क्या जानते हैं उस रात के बारे में? मैंने पूछा, लेकिन फोन कट गया। उस दिन के बाद से मुझे बार बार अनजान नंबरों से फोन आने लगे। कभी कोई बात करता तो कभी केवल भारी सांसों की आवाज आती थी। मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह फेल हो जाता। एक रात जब मैं गश्त पर था, उसी अज्ञात नंबर से फिर फोन आया। इस बार मैंने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से वही बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, साहब आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने जीप रोक दी और पूछा, कौन हो तुम? क्या जानती हो उस रात के बारे में? वह औरत धीमी आवाज में बोली, जो आपने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। वे वापस आएंगे और इस बार वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी बातों ने मुझे एक बार फिर से बेचैन कर दिया। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर से फोन कट गया। उस रात के बाद से मेरी रात की गश्तों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी सड़क पर अचानक से कोई छाया दिख जाती, तो कभी मुझे लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक बार जब मैं अकेला गश्त कर रहा था तो मुझे वही पुराना मकान दूर से दिखाई दिया, हालांकि वह जगह अब एक नई इमारत में तब्दील हो चुकी थी। फिर भी वहां से गुजरते वक्त मुझे हमेशा एक अनजाना डर महसूस होता था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही मैं उस इमारत के पास से गुजरता, मेरी धड़कनें तेज हो जाती। एक रात जब मैंने उस रास्ते से गुजरते वक्त अचानक कार की ब्रेक मारी, तो मुझे एहसास हुआ कि सड़क के किनारे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पुकारा, वह धुंध में गायब हो गई। ऐसा लगा कि उसने मेरी आंखों के सामने से किसी परछाई की तरह फिसल कर निकल गई हो। अब मेरे सामने सवाल यही था, क्या यह सब मेरा वहम था या सच में कुछ अजीब हो रहा था? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया था, यहां तक कि खुद पर भी। कई बार जब मैं ऑफिस में बैठा होता तो मुझे लगता कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा पसरा होता। फिर भी वह एहसास मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। आधी रात का समय था, सड़कें खाली थीं। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग थकान के कारण ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे अंदर से हल्की हल्की खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने घर की हर चीज की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। फिर भी वह आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। क्या ये वही लोग थे जिनकी बात वह बूढ़ी औरत कर रही थी? उस दिन के बाद से मैं हर वक्त सतर्क रहने लगा।
कहीं भी जाता तो अपने साथ कुछ साथी लेकर जाता, लेकिन वह डर मेरे दिल से कभी नहीं निकला। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन वह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मैं अब भी सोचता हूं कि वह आदमी कौन था और उसकी उस हालत के पीछे क्या कारण था, और वह बूढ़ी औरत जिसने मुझे बार बार चेतावनी दी, आखिर वह कौन थी। शायद इन सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे मन में छाया हुआ डर थोड़ा कम होने लगा। मैं खुद को व्यस्त रखने के लिए लगातार काम में डूबा रहा, कोशिश करता रहा कि उस अजीब घटना के बारे में न सोचूं, लेकिन मन के किसी कोने में वह बात अब भी खटकती रहती थी। एक दिन मेरे सीनियर अधिकारी ने मुझे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की वजह से तुम्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। अब तुम लोअर परेल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बनोगे। ये खबर सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुशी भी महसूस हुई। प्रमोशन का मतलब था कि मैं अब और भी जिम्मेदारियों के साथ काम करूंगा और अपनी पुरानी यादों से दूर रहने का मौका मिलेगा। मैंने नए जोश के साथ काम शुरू किया और धीरे धीरे वह डर भी पीछे छूटने लगा। नए पद पर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं और मैं रात की गश्त की बजाय अब दिन में काम करने लगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक मनोवैज्ञानिक से हुई जो पुलिस विभाग के लिए सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। मैंने उसे उस घटना के बारे में बताया और उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। उसने मुझसे कहा, अर्जुन, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह एक ट्रॉमा का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ घटनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि हम उन्हें वास्तविकता से जोड़ने लगते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए ताकि तुम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सको। उसकी बातों से मुझे कुछ हद तक शांति मिली। मैंने तय किया कि मैं कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। शायद यही सही समय था जब मुझे अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी। छुट्टियों के दौरान मैं अपने गांव गया, जहां मैंने अपने बचपन के दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। वहां की ताजगी और सादगी ने मुझे बहुत सुकून दिया। मैंने खुद को फिर से जिंदा महसूस किया। मेरे परिवार और दोस्तों के साथ बिताए समय ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी में डर से अधिक महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। मैंने वहां गांव की खुली हवा में समय बिताया, खेतों में घूमता और पुराने दिनों की यादों में खो जाता। एक दिन जब मैं गांव की एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को गले लगाना कितना जरूरी है। मैंने मन ही मन तय किया कि अब मैं डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। जब मैं वापस मुंबई लौटा तो मैं एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुट गया। अब मैं वह अर्जुन पाटिल नहीं था जो हर वक्त उस घटना की परछाई में जी रहा था। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपने डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब मैं एक नई दृष्टि के साथ अपने काम में जुट गया था। मैंने उस घटना को अपने अतीत का हिस्सा मानकर उसे वहीं छोड़ दिया और भविष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने का यह सफर मुझे फिर से जीने का एक नया मकसद दे गया। अब मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा रहा था, जहां डर का कोई स्थान नहीं था, केवल खुशियों और नई उम्मीदों का बसेरा था। मैं अजय चौधरी पिछले 10 साल से कोलकाता पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूं। इस नौकरी में मुझे कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना जून 2018 की है, जब मेरी ड्यूटी रात की शिफ्ट में थी। रात के करीब 2 बजे थे और मैं अपने साथी सुभाष के साथ दक्षिण कोलकाता के एक पुराने इलाके में गश्त पर था। उस रात हवा में कुछ अजीब सा ठंडापन था और सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हम एक पुरानी सुनसान सड़क पर थे, जहां दोनों तरफ पुराने मकान थे, जिनमें से कई अब खंडहर बन चुके थे। अचानक हमारी जीप के सामने एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हमें इशारे से रोक रही थी। हम तुरंत जीप रोककर बाहर निकले। वह औरत कांप रही थी, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मां जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा यहां मत रुको, यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा।
उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुभाष ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में भी वही डर था जो शायद मेरी आंखों में था। मैंने उस औरत से और कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने अचानक से हमें धक्का देकर पीछे कर दिया और चिल्लाई, भागो यहां से, नहीं तो। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हम दोनों हैरान थे और जब हमने उसकी नब्ज देखी तो वह चल चुकी थी। हमारे होश उड़ गए। हमने तुरंत उस इलाके का मुआयना करने का फैसला किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक पुराने मकान से हल्की सी रोशनी आती दिखी। मकान में घुसते ही हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, मानो वहां कुछ सड़ रहा हो। सुभाष ने मुझसे कहा, सर, यहां कुछ तो गड़बड़ है। मैंने भी महसूस किया कि वहां कुछ असामान्य था। हमने एक कमरे का दरवाजा खोला और जो हमने देखा उसने हमारी रूह तक को हिला दिया। कमरे का दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों के सामने का दृश्य जैसे रुक सा गया। वहां फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंचा हो। कमरे में एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक पुरानी लालटेन रखी थी जो धीमी धीमी रोशनी दे रही थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, बस हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुभाष ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये निशान ये इंसानी हाथों से नहीं बने हो सकते। मैंने भी गौर किया कि उन निशानों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, मानो कोई जानवर ने उन्हें बनाया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता था? कोलकाता जैसे शहर में, वो भी ऐसे इलाके में जहां कुछ समय पहले तक लोग रहते थे। हमने आगे बढ़कर मेज की जांच की। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने उसे उठाया और खोला। अंदर के पन्ने पीले हो चुके थे और उनमें कुछ हाथ से लिखी बातें थीं। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ पढ़ पाते, अचानक हमें एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की ओर मुड़े। कोई हमारे पीछे कमरे में आ रहा था। सुभाष ने अपनी बंदूक निकाल ली और मैं भी सतर्क हो गया। लेकिन जैसे ही आवाज पास आई, वह अचानक रुक गई। हम दोनों चुपचाप उस तरफ बढ़े जहां से आवाज आई थी। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही सन्नाटा। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक से हमें किसी ने पीछे से पकड़ लिया। सुभाष के हाथ से बंदूक छूट गई और मैं पूरी ताकत से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुभाष हाँफ रहा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सर, हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने बमुश्किल कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम अभी वापस लौटते तो इस जगह की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। मैंने सुभाष को समझाया और हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर कमरे की बाकी चीजों की जांच शुरू की। हमें उस डायरी में कुछ ऐसी बातें मिली जो इस इलाके में हुई अजीब घटनाओं की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। बस अजीबोगरीब जिक्र था जो हमें और उलझा रहा था। कमरे से बाहर निकलते वक्त हम अचानक उस बूढ़ी औरत की याद में डूब गए। कौन थी वो? उसने हमें किस चीज से बचाने की कोशिश की थी? और फिर ये खून के धब्बे और निशान, ये सब आखिर क्या था? रात और भी गहरी होती जा रही थी और हम उस सुनसान इलाके में अकेले थे। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए हमें एहसास हुआ कि हम शायद उस इलाके में गुम हो चुके थे। सुभाष ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और हम आगे बढ़ते गए, लेकिन कदमों की वह अजीब आवाज फिर से हमारे पीछे आ गई। हर कदम के साथ वह और करीब आती जा रही थी। हम दोनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन आवाज जैसे हमारे पीछे पीछे दौड़ रही थी। अचानक हम एक तंग गली में आ गए जहां से केवल एक रास्ता ही बाहर जाने का था। जैसे ही हम मुड़े, आवाज एकदम से रुक गई। हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सुभाष ने कांपते हुए कहा, सर, इस जगह से निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और उसे सांत्वना दी कि हमें जल्दी ही कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन अंदर से मैं भी डर रहा था। हम उस गली के आखिर तक पहुंचे और वहां जो हमने देखा उसने हमें स्तब्ध कर दिया। गली के आखिर में एक पुरानी सी बंद दुकान थी जिसका शटर आधा खुला हुआ था। हमने धीरे धीरे उस पुरानी दुकान की ओर कदम बढ़ाए। शटर आधा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी झांक रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर मौजूद हो। सुभाष ने मुझसे कहा, सर, शायद यहां कोई छिपा हो,
हमें सावधानी से चलना चाहिए। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अपनी टॉर्च का रुख दुकान के अंदर की ओर किया। धीरे धीरे हम अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। यह दुकान किसी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की लग रही थी। यहां पुराने रेडियो, टेलीविजन और अन्य पुराने उपकरण इधर उधर बिखरे हुए थे। सब कुछ धूल से ढका हुआ था, जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया हो। लेकिन उस रोशनी का स्रोत क्या था? हम दोनों ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सुभाष को इशारे से कहा कि वह उस रोशनी का स्रोत ढूंढे। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और अचानक उसकी टॉर्च एक पुराने रेडियो पर पड़ी जो चालू था। उसकी स्क्रीन से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसमें से एक कमजोर सी आवाज आ रही थी। सुभाष ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। वह अजीब तरीके से हिलने लगा, जैसे उसमें कोई खराबी हो। तभी रेडियो से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर अचानक उसमें से एक आदमी की आवाज आई जो बार बार कह रहा था, बच जाओ, यहां से भाग जाओ। हम दोनों की सांसें थम गईं। यह किसकी आवाज थी? ये कौन हमें चेतावनी दे रहा था? इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, रेडियो अचानक से बंद हो गया और पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। मुझे एहसास हुआ कि हम किसी अजीब और खतरनाक स्थिति में फंस चुके थे। मैंने सुभाष से कहा, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से यहां से निकल चलते हैं। सुभाष ने भी सहमति में सिर हिलाया। हम जल्दी से दुकान से बाहर निकले और सीधे उसी रास्ते की ओर भागे जहां से हम आए थे। हमें अब वह पुरानी सड़क पार करनी थी जो पहले बहुत लंबी और सुनसान लग रही थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा लगा जैसे हम तेजी से चल रहे थे और सड़क छोटी होती जा रही थी। अचानक हम एक तिराहे पर आ पहुंचे। सामने वही जीप खड़ी थी जिससे हम आए थे। मैं और सुभाष दौड़कर उसमें बैठ गए और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा था कि हम खतरे से बाहर आ चुके हैं। सुभाष ने कहा, सर, हमें इस जगह के बारे में अपने सीनियर्स को बताना चाहिए। मैंने हामी भरी, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि इस रात की घटना को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल होगा। हमने गाड़ी तेजी से चलाते हुए उस इलाके को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में हमारी आंखों के सामने वह बूढ़ी औरत, वह रेडियो और वह खून के धब्बे बार बार घूम रहे थे। जब हम आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। मैंने गाड़ी रोकी और हम दोनों ने एक गहरी सांस ली। ये रात कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।